स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। एलसीआर सर्किट का मतलब है एक ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो और रजिस्टर भी लगा हो। यहाँ से हमने एक एसी वोल्टेज V दे दिया जिसका फार्मूला होता है V=V0 sin ओमेगा टी। ये एसी वोल्टेज का फार्मूला होता है और ये एसी सिग्नल का साइन होता है। तो आपको पता है कि सीरीज ऑर्डर में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से जो वोल्टेज V दे रहे हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका एक पार्ट VL चला जाएगा इंडक्टर में, दूसरा पार्ट VC चला जाएगा कैपेसिटर में और तीसरा पार्ट VR चला जाएगा रजिस्टर में। और इन तीनों का VL, VC, VR का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको पता है वो किसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली कहाँ से बने हैं, V से ही ये तीनों बने हैं, इसलिए इन तीनों का रिजल्टेंट V के ही बराबर आएगा। अगर हम मान लें इस इंडक्टर L का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो VR क्या होगा, IR के बराबर होगा, VL क्या होगा, IXL के बराबर होगा, VC क्या होगा, IXC के बराबर होगा। आपको पता है जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर के अंदर, उसी तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है कैपेसिटर के अंदर। तो VR, VL और VC के ये फार्मूला हो गए IR, IXL और IXC। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन VL, VC, VR का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो अब इनका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। हमको पता तो है रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो अब इनको रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें एक फेजर डायग्राम देखना होगा। तो फेजर डायग्राम क्या होता है भाई, ऐसा डायग्राम जो वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस को शो करे उसे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो चले हम ड्रा करते हैं VL, VC, VR का फेजर डायग्राम। आपको पता है कि सीरीज ऑर्डर में करंट सेम रहती है सभी में, तो इसलिए L, C और R में करंट सेम रहेगी। तो I जो है सभी की, यानी रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की क्या है, करंट है। और आपको पता है कि रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर का जो वोल्टेज VR होता है वो दैट इज टुवर्ड्स द करंट, यानी ये करंट की ही फेज में होता है। जबकि कैपेसिटर के अंदर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, पीछे होता है। तो VC 90 डिग्री करंट से क्या हो गया, पीछे हो गया। जबकि इंडक्टर के अंदर का जो वोल्टेज VL है वो VL क्या होता है, करंट से 90 डिग्री आगे रहता है। तो कौन करंट से आगे रहता है और कौन करंट से पीछे रहता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एसी सर्किट्स के बारे में। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये करंट है सर्किट की, यानी L, C और R तीनों में यही करंट जाएगी। अब जो रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो करंट की ही तरफ रहता है, करंट से कोई फेज एंगल नहीं बनाता है, नहीं करंट की ही फेज में होता है। कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, पीछे रहता है। जबकि इंडक्टर का वोल्टेज VL जो है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, नहीं आगे रहता है। तो अब इन तीनों VL, VC, VR का रिजल्टेंट निकालना है। तो अब पहले क्या करेंगे, VL, VC का रिजल्टेंट निकाल लें। भाई VL, VC एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके। VL में से VC हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो VL में से जब VC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो VL से कम ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे कम हो जाता है। तो VL में से VC जब घटाया तो ये बचा VL माइनस VC। अब आपके पास दो वोल्टेज बचे, VL माइनस VC और VR। इनको हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर देते हैं। ये वेक्टर की तरीके से सॉल्व होते हैं एसी वोल्टेज, हालांकि ये वेक्टर नहीं है तब भी, क्योंकि इनके बीच फेज एंगल होता है, इसलिए जो है इनको जो है हम वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, इन दो की हेल्प से हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो आपको पता है जब कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट होते हैं तो उनका डायगोनल ही उनका रिजल्टेंट बन जाता है, यानी जो डायगोनल है ये तीनों का रिजल्टेंट शो करेगा। और आपको पता है तीनों का रिजल्टेंट V है, V यानी कि V0 sin ओमेगा टी। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर A और B एक दूसरे से थीटा एंगल पे हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट R=√A² + B² + 2AB cos थीटा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों, A और B किस पे हों, 90 डिग्री पे हों, तब क्या होगा, तब थीटा यहाँ पे हम 90 रख देंगे, यानी बन जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 क्योंकि जीरो होता है तो ये पूरा बन जाएगा ज़ीरो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी आप याद रखो, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, उनका स्क्वायर करके ऐड करके उसके ऊपर क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी VL माइनस VC और VR एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, इनको स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगा देंगे। तो देखो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके हमने क्या कर दिया, उस पर रूट लगा दिया, और इन सब का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, आपको पता है इन सब का रिजल्टेंट V है, तो दैट इज इक्वल टू V। तो आपको पता है कि VR VL VC की वैल्यू है IR IXL और IXC। तो आप वैल्यू रख देते हैं, तो ये बन जाएगा VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू IXC और इनका होल स्क्वायर प्लस VR इज इक्वल टू IR यानी I स्क्वायर R स्क्वायर। अब I स्क्वायर कॉमन अगर ले लें तो यहाँ देखिएगा बनेगा XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। अभी I स्क्वायर कॉमन लेके रूट के बाहर निकालें तो ये बन जाएगा I, एंड दैट इज इक्वल टू XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इधर V पहले से चल रहा था तो V अपॉन I वुड बी इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे V अपॉन I इम्पीडेंस है, यहाँ पे V अपॉन I क्या है, यहाँ पे V अपॉन I क्या है, इट इज इम्पीडेंस Z ऑफ द सर्किट। ये सर्किट का इम्पीडेंस है, यानी हम कह सकते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हम लोगों ने इम्पीडेंस निकाल लिया Z। तो अब अगर आपको डिफरेंट सर्किट्स का इम्पीडेंस निकालने हैं तो अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए स्पेशल केसेस, अगर मैं कहूँ स्पेशल केसेस, देखिए अगर मुझे Z निकालना हो ZLR का, तो LR सर्किट में C नहीं होगा तो XC हट जाएगा, यानी हम क्या कह देंगे XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये LR सर्किट का निकल आया। अगर आपको निकालना हो CR सर्किट का इम्पीडेंस तो ZCR सर्किट क्या आ जाएगा भाई, CR सर्किट में L नहीं होगा, CR सर्किट में L कहाँ होगा, तो L को जीरो, XL को जीरो कर देंगे तो आ जाएगा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हम बात करें LC सर्किट के लिए तो LC सर्किट में क्या होगा, ZLC बराबर होगा भाई, अब LC सर्किट में R नहीं होगा तो बचेगा XL माइनस XC, और उसका होल स्क्वायर है, रूट के बाहर निकालेंगे तो बचेगा XL माइनस XC या XC माइनस XL। XC माइनस XL भी कह सकते हैं, जो बड़ा हो उसमें से आप घटा देंगे। इसी तरीके से किसी भी सर्किट का आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। अब हम देखने जा रहे हैं फेज एंगल बिटवीन V एंड I। तो देखिए जरा, ये वोल्टेज है और ये करंट है, इनके बीच अगर फेज एंगल या फेज डिफरेंस देखना चाहें, लेट अस सपोज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज फाई। तो अब क्या होगा, अगर हम tan फाई निकालें तो tan फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब दिस एंड दिस मतलब ये, चाहे आप ये कहो चाहे ये कहो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन बेस यानी कि VR। तो भाई बताओ जरा, VL और VC को हम क्या कह सकते हैं, VL मतलब IXL हम लोगों ने पढ़ा अभी, और VC मतलब IXC, और अपॉन VR मतलब क्या होगा IR। I कॉमन लेके सब जगह से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। ये हो गया फेज एंगल का फार्मूला। अब यहाँ से फाई निकालना हो तो tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा। अब यहाँ से आप किसी भी सर्किट की के लिए फेज एंगल निकाल सकते हैं। अगर बात चल रही हो LR सर्किट की तो उसमें XC हटा देंगे, यानी XL बाई R हो जाएगा। अगर हम बात करें CR सर्किट की तो XL हटा देंगे। तो अगर आप किसी भी सर्किट की यहाँ से फेज एंगल निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं वोल्टेज एंड करंट के बीच। तो अब हमने देख लिया इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट और फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन LCR सर्किट। इसकी हेल्प से आप किसी भी सर्किट के लिए इम्पीडेंस
और फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकाल सकते हैं इजीली। अब हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस किससे कहते हैं, देखो जरा, जब व्हेन Z बिकम्स मिनिमम, यानी सर्किट के अंदर Z यानी इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है तो करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो जाएगी और इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो जब किसी सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है तो करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है और इसे बोलते हैं हम रेजोनेंस। और ये अब इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, आपको पता है कि किसी भी एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस Z होता है XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, या तो ये सब जीरो हो जाए, तो जीरो तो हो नहीं सकते, तो एक और कंडीशन ये है कि क्या हो जाए, XL और XC क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। अगर XL XC बराबर हो गए तो XL माइनस XC जीरो हो जाएगा, तो उस केस में केवल रेजिस्टेंस ही इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा, तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, XL शुड बी इक्वल टू XC। अच्छा, XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट 1/LC। इसे बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछे तो आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, तो ये बन गया 2πf इज इक्वल टू अंडर रूट 1/LC। अच्छा, तो f इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2π अंडर रूट 1/LC। ये बन गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये हो गया, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये हो गया। इस केस में, इन दिस केस इम्पीडेंस क्या होगा, Z होगा, Z मिनिमम, और वो होगा किसके बराबर, वो होगा R के बराबर, क्योंकि XL तो XC के बराबर हो गया, XL जो है XC के बराबर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो Z किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने LCR सर्किट में इम्पीडेंस देख लिया कैसे निकालेंगे, और फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ हमने देख लिया कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आपको प्लीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले पीरियड में। थैंक यू सो मच।